वेलकम फ्रेंड्स मेरे चैनल पे। तो आई विल बी हेल्पिंग यू इन योर नीट जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम नीट के पेपर को सॉल्व कर रहे थे, हमारे पास ह्यूमन फिजियोलॉजी से अराउंड 16 क्वेश्चन आए हुए हैं और उसके अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें से बस एक क्वेश्चन जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से है। क्वेश्चन आया है आईवीएफ के ऊपर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है एग और स्पर्म का, वो आउटसाइड द बॉडी होता है। वो आर्टिफिशियली हम लोग ओवा और स्पर्म को फ्यूज करवाते हैं लैब के अंदर और उससे हम जाइगोट बनाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है टेस्ट ट्यूब बेबी का। अब जो क्वेश्चन इस साल आया है, इट वाज वेरी वियर्ड क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में वो सब कुछ नहीं दे रखा है। ये भी क्वेश्चन एक एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन था। एनसीईआरटी में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बेसिकली नीट ने कॉमन सेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर आप कोई कोचिंग में पढ़ते होंगे, अच्छे टीचर से पढ़ते होंगे, आईवीएफ के ऊपर एक लॉन्ग डिस्कशन हुआ होगा आपके क्लास में, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को टैकल कर जाएंगे। लेकिन चलिए उससे पहले देखते हैं कुछ पॉइंट्स है आईवीएफ के अंदर जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन को बॉडी के बाहर करवाया जा रहा है और इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। होता क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं रिप्रोडक्शन में, जो हस्बैंड वाइफ जो हैं कंसीव नहीं कर पाते हैं बेबी। क्या ऐसा क्यों होता है कि कंसीव नहीं हो रहा है? तो सबसे कॉमन एग्जांपल होता है जो हमारा यूटेरस है फीमेल के अंदर, वो हॉस्टाइल यूटेरस है। स्पर्म जाने के बाद भी, एग आने के बाद भी वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इसीलिए फर्टिलाइजेशन को बॉडी से बाहर करवाया जा रहा है। तो इसमें होता क्या है, वाइफ का एग ले सकते हैं, हस्बैंड का स्पर्म ले सकते हैं, उसके बाद फर्टिलाइज कराकर जाइगोट एम्ब्रियो बना सकते हैं। अब कहीं पर क्या है कि वाइफ में एग प्रोड्यूस नहीं हो रहे किसी कारण से, तो किसी डोनर एग को भी ले सकते हैं। सेम केस हस्बैंड के साथ भी एप्लीकेबल है। अगर स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं या फिर स्पर्म की क्वालिटी सही नहीं है, मोटिलिटी सही नहीं है स्पर्म की, तो डोनर स्पर्म भी लिया जा सकता है। कहने का मतलब आपको एग और स्पर्म लेके लैब में आउटसाइड ऑफ द बॉडी फ्यूज कराना रहता है, फर्टिलाइज कराना रहता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि ये जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं आउटसाइड द लैब, ये बहुत कम होते हैं। तो एक बार में बहुत सारे एग्स को फर्टिलाइज किया जाता है इस प्रोसेस में। इस पॉइंट को याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन देखने वाले हैं उस क्वेश्चन में इस पॉइंट का यूज है। क्या है पॉइंट? पॉइंट ये है कि जो एग है, एक एग को फर्टिलाइज नहीं किया जाता है, बहुत सारे एग्स को फर्टिलाइज किया जा सकता है, ताकि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़े और चांसेस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन ज्यादा हो, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो। तो देखिए क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, ओवा और स्पर्म को फर्टिलाइज कराकर एम्ब्रियो बनाया जाता है। अब ये ओवा क्या है, वाइफ का हो सकता है या फिर डोनर का हो सकता है, स्पर्म हस्बैंड का हो सकता है या फिर डोनर का हो सकता है। ये पहली बात। फर्टिलाइजेशन करने के बाद एम्ब्रियो बनता है। इसके बाद दो बातें आपको याद रखनी है। ये जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो को इम्प्लांट कराना रहता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। इस इम्प्लांटेशन को दो तरीके से किया जा सकता है। पहले इस एम्ब्रियो को या तो फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट करा दो, या तो इस एम्ब्रियो को यूटेरस में इम्प्लांट करा दो। अब देखिए, दो प्रोसेस है एम्ब्रियो ट्रांसफर के। एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया आईवीएफ के अंदर, तो एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के दो प्रोसेस हैं, एक को बोलते हैं जिफ्ट, एक को बोलते हैं आईयूटी। जिफ्ट का मतलब जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, मतलब जो जाइगोट बनता है यहां पर, उसको फेलोपियन ट्यूब में छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसका भी एक नियम है। क्या नियम है इसका? जब तक जाइगोट में 8 ब्लास्टोमियर्स बने हैं, तब तक आप ये चीज कर सकते हैं, तब तक आप फेलोपियन ट्यूब में उसको छोड़ सकते हैं। अब ब्लास्टोमियर क्या है? जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट धीरे धीरे डिवाइड करता है। एक सेल से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4 सेल बनते हैं, ऐसे करते करते एक बॉल बनता है सेल्स का, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो ये जो प्रिमिटिव सेल्स बन रहे हैं, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल,
इन सेल्स को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो जब 8 ब्लास्टोमियर बने हुए हैं तब तक आप उसको फेलोपियन ट्यूब में छोड़ सकते हैं, उस जाइगोट को, ग्रोइंग जाइगोट को फ्लोपियन ट्यूब में छोड़ सकते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं जिप्ट। 8 से ज्यादा हो गए जब ब्लास्टोमियर, तब इसको, मतलब आप समझ सकते हैं 8 के बाद कितने ब्लास्टोमियर बनेंगे, 16, क्योंकि एक सेल 2 सेल को बना रहा है। 16 के बाद कैसा स्टेज आएगा, 32 सेल्ड स्टेज। तो ये जो 16 है, 8 से 16, 16 से 32, इस स्टेज को कहते हैं मॉड्यूला स्टेज। तो जब मॉड्यूला को आप यूटेरस में छोड़ेंगे उसको बोलेंगे यूआईटी, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो एक बार एम्ब्रियो बन रहा है, जाइगोट बन रहा है, उसको ट्रांसफर करने के 2 प्रोसेस है, जिप्ट और यूआईटी। एनसीईआरटी बस यहीं तक कहती है। क्वेश्चन देखते हैं क्या आया हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, पॉइंट को याद रखेंगे जो मैंने आपको बताया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। What are the potential drawbacks in adoption of IVF method? मतलब ये जो पढ़ाया आपको मैंने, इसमें क्या खामियां हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो इसमें 6 अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं और इनमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। करेक्ट ड्रॉबैक कौन सा है ये बताना है आपको। सबसे पहला, हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर। मदर को रिस्क है फर्टिलिटी में, ये बात बिल्कुल गलत है, ये रॉन्ग ड्रॉबैक है। इसमें, इस प्रोसेस में मदर को रिस्क नहीं होता, तो ये हमारा ड्रॉबैक नहीं है। सेकंड नंबर, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिएजेंट्स। बिल्कुल सही बात है, इस पूरे प्रोसेस को कैरी आउट करने में बहुत ज्यादा अच्छे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ये बात एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन क्लास में अगर आपने डिस्कस किया होगा तो आपको पता होगा। तो ये एक ड्रॉबैक है आईवीएफ का। नंबर थर्ड, हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर्स। देखिए ये बात याद रखना है कि हस्बैंड वाइफ होना जरूरी नहीं है, डोनर कोई दूसरा भी हो सकता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक नहीं है, तो ये ऑप्शन ड्रॉबैक नहीं है, ये याद रखना है। नंबर डी देखना है, लेस अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन। बिल्कुल ये एक ड्रॉबैक है, क्योंकि आईवीएफ से अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे कोई कपल्स, बेबी नहीं बन रहे हैं, तो आईवीएफ उनको बेबीज प्रोड्यूस करके दे देगा और इससे क्या होगा, जो ऑर्फन से उनका अडॉप्शन कम होगा। तो ये आईवीएफ का एक ड्रॉबैक है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नॉट अवेलेबल इन इंडिया। आईवीएफ का ड्रॉबैक ये है कि वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। क्या ये सच बात है? बिल्कुल गलत बात है। आईवीएफ इंडिया में बहुत फूल फल रहा है, बहुत अच्छे से एक्सपेंड कर रहा है, तो ये ड्रॉबैक नहीं है। लास्ट है, पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव। बिल्कुल ये एक ड्रॉबैक है, इसीलिए मैंने आपको पॉइंट याद कराया है कि स्टार्टिंग में एक एग को फर्टिलाइज नहीं करते हैं, बहुत सारे एग्स को प्रोक्योर किया जाता है फीमेल से और फिर उनको लैब में फर्टिलाइज कराया जाता है। तो ये एक ड्रॉबैक नहीं है। ये एक ड्रॉबैक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा इस तरीके से, पॉसिबिलिटी दैट द एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव। सही बात है, पॉसिबिलिटी है कि एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं करता, ये एक ड्रॉबैक है। इस ड्रॉबैक को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ज्यादा एग्स को फर्टिलाइज करा के। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या ड्रॉबैक्स बनते हैं एक्चुअली में। सबसे पहला ड्रॉबैक इसमें यह है कि एक्सपेंसिव रिएजेंट है। दूसरा ड्रॉबैक यहाँ पर है कि एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स को लो कर देता है। तीसरा ड्रॉबैक यहाँ पर है कि पॉसिबिलिटी है कि अर्ली एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं करता। बस 3 यहाँ पर ड्रॉबैक्स है। बाकी सारे क्वेश्चंस में, ऑप्शंस में जो है वो आपको नजरअंदाज करना है और आंसर को 3 के हिसाब से सॉल्व करना है। तो ये हमारा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आने वाला क्वेश्चन। इसके बाद के सेशंस में को कंप्लीट करूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ह्यूमंस के अंदर, जिससे कि 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। और फाइनली मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टे मोटिवेटेड, पढ़ते रहिए और देखते रहिए इन वीडियोस को।